नमस्कार दोस्तों सबसे पहले स्टडी आईक्यू के सभी व्यूअर्स को 77th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन यही आशा करते हैं कि हमारा देश और तेजी से आगे बढ़े, इकोनॉमी और मजबूत हो, और इसके लिए जरूरी हो जाता है ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ट्रम्प जैसे महानुभाव जब भी हमारे सामने आए तो उनसे निपटने की क्षमता हमारे अंदर हो। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आप सब जानते हैं यूरोपियन यूनियन ये पार्टिसिपेट कर रहा है भारत के रिपब्लिक डे परेड में। जो यूरोपियन यूनियन की कंटिंजेंट है वो इस रिपब्लिक डे के परेड में पार्टिसिपेट करेगी। और आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है। देखो, ट्रेड डील तो हो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वो है डिफेंस का। वो मैं आपको इस वीडियो के तहत बताना चाहता हूँ। यूरोपियन यूनियन इंडिया टू साइन लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट, और कहीं ना कहीं ये एक भारत के लिए बड़ा मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत कम ऐसा होता है किसी देश के लिए अपना जो डिफेंस है उसको रीसेट करे। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि इससे यूरोप को क्या फायदा होगा, यूरोप क्यों ऐसा करना चाह रहा है, और भारत को क्या बेनिफिट होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि इस रिपब्लिक डे के मौके पर 77% का डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर है। अगर आप चाहो तो चाहे 2027 का बैच हो, 2028, हर एक बैच में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको सहायता मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया प्रिपेयर कर रहे हैं दो मेजर एग्रीमेंट के लिए। देखो, एक तो क्या है, मदर ऑफ ऑल डील, जिसको बोला जा रहा है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट होगा, वो होगा डिफेंस पैक्ट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि दोनों देशों को, मतलब एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया और एक भारत हो गया, दोनों को एक नई दिशा देगा। ये जो समिट है वो तब हो रहा है जब भारत का 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमैटिक माइलस्टोन। पिछले कई दशक में अगर आप देखोगे, ऐसा अवसर भारत और यूरोपियन यूनियन के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये बड़ा मूवमेंट क्यों है भारत के लिए। हिस्टोरिकली अगर मैं आपको बताऊं तो भारत और यूरोपियन यूनियन का रिलेशंस अगर आप देखोगे तो यहां पर हम ट्रेड तो करते थे अच्छे से, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी वो उतनी बेटर नहीं थी। मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिफेंस कॉपरेशन की। यहां पर डिफेंस कॉपरेशन अगर आप देखोगे तो काफी हद तक वो लिमिटेड था। कभी कभार हम नेवल एक्सरसाइज कर लेते थे, आर्म्स सेल तो होता था, यूरोप हमें कई हथियार बेचता था, फ्रांस से हमारा काफी सारा हथियार आता था, लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल डायलॉग होता था, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन की बात नहीं होती थी। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बायर सेलर का रिलेशन से हम आगे बढ़कर को डेवलपर्स एंड को प्रोड्यूसर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत रेयर इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसमें बहुत कम देशों को ऐसा दर्जा दिया जाता है। अच्छा, यहां पर यूरोपियन यूनियन के डिफेंस रिसेट की अगर हम बात करें तो यूरोप अपने आप को क्यों बदल रहा है, क्यों वो अपना कोर्स चेंज कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यूरोप को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ भारत को ही फायदा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं करता, सब अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की क्राइसिस चल रही है यूरोप में। यूरोपियन यूनियन को रियलाइज हो रहा है कि वो यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, रिस्की है। मतलब आप नेटो के मेंबर हो डजंट मीन आपको यूरोपियन सिक्योरिटी पूरी तरह से मिल जाएगी। हो सकता है कि ट्रम्प बैकआउट कर जाए, अमेरिका कल के डेट में बैकआउट कर जाए। सप्लाई चेन हो गया, जैसे वेपन्स के लिए, चिप्स के लिए, एम्युनिशंस के लिए, ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल चल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन को रियलाइज हो रहा है कि उसको कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर चाहिए। तो ये जो थिंकिंग है इसी की वजह से, और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर जो हुआ, यूएस पॉलिटिकल अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं पिछले एक साल में उन्होंने जो तहलका मचाया है, जिस तरह से दुनिया को मतलब सरप्राइज कर दिया है, शॉक में डाल दिया कि ऐसी भी डिप्लोमेसी हो पाती है क्या। तो इसकी वजह से यूरोप रीथिंक कर रहा है, और चाइना और रशिया का जो अलाइनमेंट तेजी से बढ़ा है, इसलिए यूरोप पैनिक में है और इसलिए वो अपना कोर्स चेंज करना चाहता है। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी है कि नए डिफेंस पार्टनर्स ढूंढ रहा है यूरोप, जैसे एक ऐसा पार्टनर जो स्केल प्रोवाइड कर सके, मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, कॉस्ट एफिशिएंसी हो, लेबर चीप हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो उस देश के अंदर, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस हो। और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो इसमें भारत एकदम फिट बैठता है। एंड इसीलिए यहां पर आपको यह समझना है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, भारत के पास बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, HAL, BEL, BDL,
यहाँ पर हमारा प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेजी से राइज हो रहा है और साथ ही साथ जो लाइसेंस्ड प्रोडक्शन है उसका भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर हम स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट की बात करें तो बाकी के कंट्रीज के मुकाबले भारत पर ध्यान रखिएगा कोई सैंक्शन नहीं लगा ऐसे। इसके अलावा यहाँ पर हम चाइना के साथ कोई अलाई नहीं है, ट्रीटी हमारी नहीं है चाइना के साथ जिससे यूरोप को खतरा हो, और भारत एक स्टेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जब भी कहीं पर कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हैं वो देखते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है कि नहीं। सो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉपरेशन भारत के साथ वायबल हो जाता है। फिर इसके अलावा इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस को भी मत भूलिएगा। यूरोप चाहता है अपना रोल इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, नेविगेशन का फ्रीडम चाहता है, सी लेन्स को सिक्योर करना चाहता है और इसमें भारत का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रल हो जाता है। एंड इसीलिए यहां पर यूरोपियन यूनियन ने भारत को चूज किया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रेड डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है, बहुत बड़ा डील होगा, इसका डिफेंस के साथ क्या लिंकेज है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम किसी देश के साथ करते हैं तो एक तो टैरिफ जो है वो कम हो जाता है, जो स्टैंडर्ड्स हैं दोनों देशों के वो अलाइन हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहां पर प्रोटेक्ट होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो और तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से जो डिफेंस कॉपरेशन है वो अपने आप में एक बहुत एसेंशियल पार्ट बन जाता है। डिफेंस प्रोडक्शन बेसिकली क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है। को डेवलपमेंट अगर हम करते हैं, मतलब यूरोप के कोई कंपनी और भारत की कोई कंपनी किसी चीज का वेपन का प्रोडक्शन करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसका लीगल प्रोटेक्शन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर हो सके। जॉइंट वेंचर जो है उसमें प्रिडिक्टेबल ट्रेड रूल्स चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिफेंस के लिए, और जब भी हम ट्रेड डील करते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। मतलब बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा आप आगे तक नहीं ले जा सकते। अगर आपको डिफेंस कॉपरेशन आगे ले जाना है तो पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको उस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन यह है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस कॉपरेशन अभी प्लान कर रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, क्या क्या होने वाला है। देखो, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होगा। यहां पर तीन चीजों में कॉपरेशन होगा। सबसे पहला है को प्रोडक्शन, जो वेपन सिस्टम हो गए, एम्युनिशन हो गए, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये भारत और यूरोप दोनों मिलकर बनाएंगे। को डेवलपमेंट मतलब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर जो उसकी डेवलपमेंट करना हुआ किसी भी वेपन का, सेंसर्स हो गए, एआई एनेबल्ड बैटलफील्ड सिस्टम हो गया, साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब दोनों मिलकर उसको डेवलप करेंगे। और इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन भी होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। भारत के जो फर्म्स हैं वो यूरोपियन डिफेंस सप्लाई चेन को ज्वाइन कर जाएंगे। यूरोप जो है वो भारत को एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, सस्ते में लेबर मिल जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दोनों ही जो है शेयर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जैसे यूरोपियन यूनियन जापान और साउथ कोरिया के साथ अपना पार्टनरशिप करता है ना, वो यूरोपियन यूनियन अब वैसा ही पार्टनरशिप भारत के साथ करने जा रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर जो मैंने बताया ना, गन्स, टेक और ट्रस्ट, थंबनेल में भी अगर आप देखोगे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखो, गन्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली डिफेंस हार्डवेयर की बात करें, जो फिजिकल डिफेंस हार्डवेयर होता है उसमें जितने भी डिफेंस के वेपन्स है वो आ जाते हैं। एम्युनिशन जो शॉर्टेजेस है यूरोप के अंदर, उसकी वजह से भारत रेलेवेंट हो रहा है आज के डेट में। यहां पर इंपोर्ट से शिफ्ट होकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता है यूरोप, तो इसलिए गन्स की बात हो रही है। जहां तक टेक की बात है तो आप सब जानते हैं कि यूरोप जो है वो उन सभी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर नहीं करता, नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उसको डर रहता है जो सिविल और मिलिट्री दोनों में यूज किए जाते हैं। लेकिन अब यहां पर ये भारत के साथ शेयर करेगा। एआई से साइबर डिफेंस, स्पेस सिस्टम, ये सब कुछ यूरोप जो है अपना डिजाइन लेकर आएगा और भारत अपना स्केल प्रोवाइड करेगा। मतलब यूरोप बताएगा कि देखो इस तरह का हम कर सकते हैं और भारत आसानी से उसको मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिफेंस कॉपरेशन में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी काफी जरूरी होती है। यूरोपियन यूनियन ये सिग्नल करना चाह रहा है कि वो भारत को एज अ प्रिडिक्टेबल, रूल अबाइडिंग एंड स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस पार्टनर की तरह देखता है। तो ये जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है ना वो बहुत ज्यादा रेयर है, कभी कभार आपको देखने को मिलेगा किसी दो कंट्रीज के बीच में। अच्छा, यहां पर ये जियोपॉलिटिकली इतना सिग्निफिकेंट क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो ओवर रिलायंस हो गया था, निर्भरता हो गई थी यूएस के ऊपर, वो कम हो जाएगी। जो नॉन नेटो स्ट्रैटेजी के एक नया पिलर खड़ा हो जाएगा यूरोप के लिए, भारत
और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में वो भी एक्सपैंड होगा, जो यूरोप चाहता है। फिर इसके अलावा अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक तो हमारा जो डिफेंस पार्टनर है वो डाइवर्सिफाई होगा, हमारा भी जो सिंगल कंट्री डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, मेक इन इंडिया जो डिफेंस के अंदर है वो मजबूत होगा। इसके अलावा यहाँ पर भारत का जो स्टेटस है एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। अगर हम दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये मल्टीपोलैरिटी को और मजबूत करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ सिर्फ अमेरिका है दूसरी तरफ चाइना हो गया, वो चीज़ नहीं चाहते हम, मल्टीपोलैरिटी हो। चाइना का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है उसको एक बैलेंस हम भारत कर पाएगा, इसको इसके अलावा रूल बेस्ड जो डिफेंस कोलैबोरेशन है उसको और एनकरेजमेंट मिलेगा। तो ये सब अच्छी बातें हो गई। जहां तक चैलेंजेस का सवाल है तो हाँ डेफिनेटली बहुत से चैलेंजेस हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के अंदर खुद बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन में तो टोटल 27 कंट्रीज हैं, इसमें से कुछ देश जो हैं उनमें आपसी में सहमति है, कुछ देश में सहमति नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है एक। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल करके रखता है, स्ट्रिक्ट करता है, तो क्या वो भारत को ट्रांसफर एक्चुअल में करेगा कि नहीं। फिर भारत में भी तो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वगैरह होते हैं, फिर ये प्रॉब्लम है। फिर कार्बन और एनवायरमेंट को लेकर देखो काफ़ी इशूज़ हैं। यूरोप जो है उसका पूरा फोकस एनवायरमेंट के ऊपर होता है कि भारत में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे एनवायरमेंट तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट नहीं हो रहा, वो भी है। लेकिन ओवरऑल डिस्पाइट ऑल दीज जो इस समय यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मोमेंटम है ना वो बहुत स्ट्रांग है और इसलिए भारत के लिए अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो यूरोपियन यूनियन का इस समय डिफेंस रीसेट हो रहा है वो भारत के लिए क्यों इतना बड़ा मूवमेंट है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको सबको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो आप सब जानते होंगे भारत के INS अरिहंत के बारे में। ये भारत को बेसिकली जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना उसमें क्या चीज प्रोवाइड करता है INS अरिहंत, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। ध्यान रखिएगा 2027 का बैच हो 28 का कोई भी, सब पे इस समय 27 जनवरी तक, कल तक 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। डोंट मिस दिस। दोस्तों UPSC का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IS लेकर आया है आपके लिए UPSC 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट UPSC 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।